हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका। लास्ट फ्राइडे को आप लोग का रिजल्ट आया है क्लास 10 और 12 का आईएससी बोर्ड का। जो लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स पाए सभी लोग को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। बाकी चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें आप टर्म्स याद रख लीजिए। पहला चीज याद रखिएगा, जब भी मैं वर्ड बोलूंगा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो वर्टिकल लाइन। ध्यान रखें, जब भी मैं वर्ड बोलूंगा स्ट्रेट लाइन तो उसका मतलब होगा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो वर्टिकल लाइन। यहाँ पे तिरछी लाइन के बारे में बात कभी नहीं होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप लोग क्या बोलते हैं, रोज, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स। ये चीज ध्यान रहे दिमाग में। जब भी मैं टर्म लिखूंगा क्या, स्ट्रेट लाइन, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा स्ट्रेट लाइन का मतलब या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात हो रही है या तो वर्टिकल लाइन के बारे में बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब दोनों लाइन यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इसमें। डिटरमिनेंट जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए आप लोगों को पहले ही बता चुका है, सब कुछ नाम में छिपा होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब हमारा जस्ट इमेज देखना, ठीक है। अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के सारे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका इवैल्यूएशन मान लीजिए डेल्टा आता है। इसका इवैल्यूएशन मेरा कितना है, डेल्टा। अगर मैं रो टू कॉलम इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं, रो टू कॉलम इंटरचेंज, ध्यान रखिएगा। रो टू कॉलम इंटरचेंज अगर मैं करूं तो प्रॉपर्टी क्या बनकर आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब थोड़ा ध्यान देख रहे होंगे, तो यहां पे मैं डेल्टा लिखा, यहां पे भी डेल्टा लिखा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं अगर वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दूं तो देयर इज नो चेंज इन डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का जो इंग्लिश में लैंग्वेज में है वो आपको उसी वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको दे दिया गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को पैरेलल इसमें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो प्रॉपर्टी में क्या है, अब अगर किसी स्ट्रेट लाइन में, फिर से बात ध्यान रहे, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट अगर मेरे जीरो हो जाए, ए बी सी 0 0 0 डी ई एफ, या ए बी सी डी ई एफ 0 0 0, एक स्ट्रेट लाइन के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। इसको ऑल जीरो एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे दिमाग में बैठा रहिएगा। अगर कोई सारे एलिमेंट अगर डिटरमिनेंट के क्या है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के एलिमेंट अगर मेरे क्या है, जीरो, तो डिटरमिनेंट विल बी जीरो। चलिए आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनैलिटी या रिपीटेशन प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनैलिटी या रिपीटेशन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर आइडेंटिकल होते हैं, क्या होते हैं, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर आइडेंटिकल होते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, या ऐसा ए बी सी डी ई एफ, देखिए दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन आपस में अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट विल बी जीरो। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी शो करता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कौन से मैट्रिक्स में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोग को याद हो तो आप लोग को याद दिला देता हूं फिर से मैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैट्रिक्स पहले समझ लिया जाए। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के 3 जीरो होते हैं अगर, तो इसको लोग कहते हैं क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके नीचे के 3 अगर जीरो होते हैं अगर, तो उसको लोग कहते हैं कौन सा ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर,
ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमेशा किसमें शो करता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में शो करता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हम लोग अगर डिटरमिनेंट जनरेट करते हैं, तो मान लीजिए मैंने डिटरमिनेंट इसी का जनरेट किया, तो इसका आंसर इससे भी मैंने जनरेट किया, दोनों का आंसर प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारा है, उससे अगर हमने डिटरमिनेंट फॉर्म किया, तो हमेशा आंसर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी किसमें शो करेगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में शो करता है, ठीक है। कोई भी अगर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अच्छा ये भी आपके दिमाग में हो सकता है कि भाई हमारा मान लीजिए आंसर ये है, तो 0 E 0 0 0 I, तो इसका भी आंसर यही होता है, A इंटू E इंटू आई। कोई एक्सपेंड करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 5, स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? स्विचिंग प्रॉपर्टी में हम लोग अगर किसी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए मैंने R1 को इंटरचेंज किया R3 से, देखिएगा R1 R3 को इंटरचेंज किया G H I D E F A B C, तो बाहर बस एक माइनस साइन दिया जाता है। बाहर क्या दिया जाता है? माइनस साइन दिया जाता है। देखिएगा ध्यान से, बाहर क्या दिया? माइनस साइन दिया। अच्छा, फिर मान लीजिए आपने कहा कि C1 इंटरचेंज बाई मैं C2 करना चाहता हूं, तो देखिए C1 हमारा ये हो गया, C2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो H E B G D A I F C, एक माइनस था, एक और माइनस आ गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक छोटा सा ट्विस्ट, अगर नंबर ऑफ इंटरचेंज इवन तो पॉजिटिव और तो नेगेटिव। देखिए एक बार इंटरचेंज किया तो देखिए माइनस साइन है, दो बार इंटरचेंज किया तो देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। फिर से देखिएगा ध्यान से, अगर फिर से किसी ने कहा कि हम इंटरचेंज करना चाहते हैं R2 रिप्लेस्ड बाई R3, तो देखिए माइनस था R2, यानी कि हमारा कौन सा एलिमेंट हो गया R2 पर? R2 हो गया ये, R3 से इंटरचेंज कर रहा है, तो हमारा R1 तो ऐसे ही रह जाएगा, H G I B A C E D F। देखिए एक और माइनस आ गया, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इंटरचेंज फिर कितने हो गए? 1 2 3 इंटरचेंज, 3 माइनस देगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर हमारा नंबर ऑफ इंटरचेंज अगर इवन है, देखिए 2 है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। चाहिए तो चौथा इंटरचेंज करते ही फिर से एक और माइनस आएगा, 4 माइनस करके फिर से क्या बना देंगे? मेरे पॉजिटिव साइन बना देंगे। तो ये अपने दिमाग में बैठाइएगा, नंबर ऑफ इंटरचेंज अगर इवन होगा तो डिटरमिनेंट एज इट इज रह जाता है, नंबर ऑफ इंटरचेंज अगर ऑड होगा तो बस मैग्नीट्यूड में क्या हो जाता है? नेगेटिव साइन आ जाता है, मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब देखिएगा ध्यान से, स्केलर का मतलब आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जिस भी चैप्टर में हम स्केलर वर्ड यूज करते हैं उसको छोड़ के सारे टर्म्स वहां पे स्केलर हो जाते हैं। जैसे मैंने डिटरमिनेंट में अगर स्केलर वर्ड यूज किया है, तो डिटरमिनेंट छोड़ के, डिटरमिनेंट साथ साथ मैट्रिसेस भी छोड़कर बाकी जो भी चीजें सब यहाँ पे स्केलर ट्रीट होगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, कोई अल्फाबेट ले लीजिए, सब के सब क्या यहाँ पर स्केलर ट्रीट होते हैं, अदर देन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज दिमाग बैठा जाएगा, स्केलर का वर्ड का मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड एरिया में लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए ध्यान से, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में है क्या चीज? अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी स्ट्रेट लाइन को मैं किससे कर देता हूँ? किसी भी स्ट्रेट लाइन को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डिटरमिनेंट भी उतना ही टाइम्स हो जाता है। मतलब क्या? जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरा डिटरमिनेंट था A B C D E F G H I, एक ये डिटरमिनेंट है। किसी आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई ये डेल्टा 1 ले लीजिए, आपका डेल्टा 2 एक एलिमेंट बना के दे दिया आपको A B C D E F लैम्डा G लैम्डा H
लैम्डा आई। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इसके एक स्ट्रेट लाइन में लैम्डा से मल्टीप्लाइड है, बाकी सब सेम है। देखिए बाकी डिट्टो सेम है, तो जो हमारा डेल्टा 2 होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो डिटरमिनेंट भी कितना हो जाता है, उतना ही टाइम्स हो जाता है। तो मैंने इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, उतना ही टाइम्स हो जाएगा। ये चीज ध्यान रहेगा दिमाग में, आपके दिमाग में इसको बैठा रहिएगा। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप समझ गए हैं तो इसी प्रॉपर्टी पे छोटा सा चीज और समझ लीजिए। जैसे स्केलर मल्टीपल पे ये हुआ, तो इसी से आप यहां पे एक और चीज समझ लीजिए, हाउ टू टेक कॉमन स्केलर। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, इसी के साथ वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे छोटा एग्जांपल लीजिए, डिटरमिनेंट मान लीजिए आपके पास 4, 8, 12, 16 है। ठीक है, इसको मैं मैट्रिक्स से लिंक करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा देखिएगा। मैट्रिक्स से 4, 8, 12, 16 है। इसमें से अगर मुझे 4 कॉमन लेना होगा तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो जब भी हमको कॉमन लेना होगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से कॉमन लेते हैं। अब वो स्ट्रेट लाइन आपकी सुविधा के अनुसार है, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल चूज करिए, चाहे तो वर्टिकल चूज करिए, चाहे तो फर्स्ट रो चूज करिए, चाहे तो सेकंड रो चूज करिए, चाहे तो फर्स्ट कॉलम चूज करिए, चाहे तो सेकंड कॉलम चूज करिए। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चूज करिए। लेकिन हमको जैसे ऑपरेशन ऐसा चूज करते हैं जिससे कि हमको डिजायर्ड चीजें जो है वो उनको मिले, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना होगा, इसमें से मुझे अगर 2 टेक, इफ I have to count 2 from R1। अगर R1 से मैं 2 कॉमन लेता हूं, देखिए क्या बन जाएगा, 2, 4, 12, 16। ठीक है, अगर मैं इसी तरह कहूं कि मुझे लेना है 4 फ्रॉम मुझे लेना है C2, तो C2 से लेकर तो क्या हो जाएगा, 2 into 4, 2, 1, 12, 4, यानी कि 8 बाहर हो गया, 2, 1, 12, 4। कॉमन भी कैसे लिया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बैठा रहिएगा। अगर मैंने कॉमन स्ट्रेट लाइन से लिया है तो इसी पे एक और चीज समझ लीजिए, इसी प्रॉपर्टी पे। ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक्ड है, सब आप एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, कोरोलरी एक दूसरे की। पहला हमने समझ लिया कि स्केलर मल्टीपल होगा तो उतना ही टाइम हो जाएगा। फिर कॉमन लेने के लिए कैसे लेते हैं डिटरमिनेंट में, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से कॉमन लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा कैसे लेते हैं, स्ट्रेट लाइन से। वो स्ट्रेट लाइन आप अपने सुविधा अनुसार चूज कर सकते हैं कौन सा स्ट्रेट लाइन आपको लेना है। और स्ट्रेट लाइन मैंने आपको पहले बता दिया, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तिरछी लाइन डिटरमिनेंट में कोई रोल प्ले नहीं करती है। चलिए अब देखिए, इसी हिसाब से मान लीजिए मुझे अगर एक डिटरमिनेंट मिला ABCD, मुझे इसमें यहां बाहर लैम्डा लिखना है। तो देखिएगा लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे मल्टीपल वेज है, 4 वेज हो सकते हैं। देखिएगा A लैम्डा, B लैम्डा, CD, ये भी करेक्ट है। A लैम्डा, C लैम्डा, BD, ये भी करेक्ट है। A लैम्डा, AB, C लैम्डा, D लैम्डा, ये भी करेक्ट है। A, B लैम्डा, C, D लैम्डा, ये भी करेक्ट है। तो यानी कि कॉमन भी हम एक स्ट्रेट लाइन से ही लेते हैं, और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी किससे होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है। ये बात बहुत ध्यान से दिमाग में बैठाए रहिएगा, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोरोलरी है इसकी। चलिए अब अगर ये दो बातें समझ में आ गई है तो अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, सम प्रॉपर्टी। सम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं पर 2 जगह पर एलिमेंट एडिशन में होंगे। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर एलिमेंट्स एडिशन के फॉर्म में लिखे हो, ध्यान से समझिएगा बात को, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर एलिमेंट्स एडिशन के फॉर्म में लिखे हो डिटरमिनेंट में, तो उसको हम मल्टीपल डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A, B, C, D, E, F, G, H, I, मान लीजिए हमें यहाँ पर L दे दिया, प्लस M दे दिया, प्लस N दे दिया। ठीक है, ये 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट सम के फॉर्म में है। तो जब 2 एलिमेंट में, जब 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो सकता है तो ध्यान देखिएगा कैसे लिखा जाएगा। पहला चीज दिमाग बैठा लीजिए, जिसमें सम नहीं है वो दोनों में सेम उतर जाता है।
बीच में प्लस लगा दीजिए, फिर यहां पर भी BCEIH है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पहले वाले में पहला एलिमेंट डाल दीजिए और दूसरे वाले में दूसरा एलिमेंट डाल दीजिए। ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट, ठीक है। कोई यहाँ पर दोस्त आया, कहा कि भाई हमारे दो ने हमारे 3 एलिमेंट है और उसमें एक प्लस माइनस लगा दे दिया, मान लीजिए -x + y - z दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पे हम लोग प्लस लगा लेंगे, जिसमें सम नहीं है उसको ऐसे लिख लीजिए पहले आप, BCEFHI, और तीसरा वाला एलिमेंट विद साइन उठा के यहां लेते आइए, देखिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एलिमेंट ऐड है तो एक और डिटरमिनेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल डिटरमिनेंट में क्या आ सकता है, स्प्लिट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे यहाँ पे सम के फॉर्म में दिए होंगे, सम या डिफरेंस के फॉर्म में किसी भी तरह दे सकता है। तो ये चीज दिमाग में बैठा रहेगा, ये सम प्रॉपर्टी। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 है, वो हमारी है फैक्टर प्रॉपर्टी। फिर से वही टर्म लिखा है फैक्टर, यानी कि हम फैक्टराइजेशन की तरफ लेके चलेंगे। कुछ कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हो, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में कोई x की कुछ वैल्यू अपने मन से इंसर्ट करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हम लोग ले लें। अगर मान लीजिए हमको डिटर्मिनेंट दिया x - अल्फा, a ले लीजिए, अल्फा बनाना थोड़ा सा, y x² - a² z, ठीक है। ये आपको दिया, अगर मैं यहां पर if x = a मैंने सपोज किया और यहां पुट कर दूं मैं, देखिए क्या हो जाएगा, 0y 0z यानी कि 0, ठीक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे if we get 0, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिटरमिनेंट में पुट करने पर if we get 0, then that value is known as फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान रखिएगा, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में इंसर्ट करते हैं एंड द रिजल्टेंट विल बी 0, तो हम लोग कहते हैं x की दैट वैल्यू जो है वो फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये बात दिमाग बैठा दीजिएगा। चल अब आते हैं अगले पर, अगली प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत अच्छे से दिमाग से पोलाइटली समझिएगा। रीजन ये है कि ये प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड पूरा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसी से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट में ऑपरेशंस चूज करते हैं कि कैसे हमको किसी रो को आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, किसी स्केलर से डिवाइड करके ऐड करना है। तो डिटरमिनेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब चीजें हमको ध्यान से समझनी है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा ABCDEFGHI, ये डिटरमिनेंट है। मैंने एक ऑपरेशन किया R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस KR2, ध्यान रखिएगा, R1 प्लस KR2। मैंने R2 में मल्टीप्लाई किया किससे, K से, और R1 में ऐड किया और R1 की जगह लिख दिया। और ध्यान समझिएगा, R2 को मैंने मल्टीप्लाई किया K से, R1 में ऐड किया और किसकी जगह पे लिख दिया, R1 की जगह पे लिख दिया। ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा मेरा डिटरमिनेंट, A प्लस KB, D प्लस KE, G प्लस KH, BEH CFI। ये आप ऑपरेशन हो गए। सेम इसी तरह का एक और ऑपरेशन मैं करना चाहता हूं, R1 रिप्लेस बाई, थोड़ा सा आपको व्यू क्लियर हो दिमाग में, साइड बाय साइड दोनों लेके चलिए, ठीक है। तो आपको व्यू क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए ये आप ऑपरेशन लिख दिया। इस ऑपरेशन को अगर हम लिखें यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, KA प्लस B, KD प्लस C, KG प्लस H, BEH CFI, ठीक है। अब दोनों डिटरमिनेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थोड़ा वो समझा जाए। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने जिस रो को रिप्लेस किया है उसके अलावा दूसरे रो में स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। इसमें जिस रो को रिप्लेस किया है स्केलर से मल्टीप्लाई मैंने उसी रो में किया है। ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में। एक में मल्टीप्लिकेशन अदर रो में है, एक में मल्टीप्लिकेशन उसी रो में है जिसको मैंने रिप्लेस किया है। ध्यान रखिएगा इस बात का।
अब अगर इसको हम लोग स्प्लिट करना चाहें तो ध्यान देखिएगा, स्प्लिट अगर हम लोग करते हैं तो ABCDEFGHI और दूसरा हम लोग को मिलेगा K कॉमन ले लें तो BEHBEHCFI। तो ध्यान दीजिएगा, दो स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए जो डिटरमिनेंट था वही मेरा आंसर आ गया। ध्यान से देखिए ABCDEFGHI, देयर इज नो चेंज, यानी कि इस ऑपरेशन को चूज करने पे नो चेंज इन डिटरमिनेंट, कोई भी चेंजेस नहीं हो। इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अगर इसको स्प्लिट करें के कॉमन ले लें तो ABCDEFGHI प्लस BEHBEHCFI, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। लेकिन डिटरमिनेंट देखिए के टाइम्स आ रहा है, तो व्यू आपके दिमाग में क्लियर हुआ थोड़ा, यानी कि क्या लिखा इसका मतलब डेट बिकम्स के टाइम, डेट बिकम के टाइम। अब इस के को अगर हमको हटाना है तो हमको अपॉन क्या करना पड़ेगा, के अपॉन के, क्योंकि क्वेश्चन तो हम बदल नहीं सकते भाई। ध्यान समझिएगा इस प्रॉपर्टी को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, ध्यान समझिएगा बात को, जिस रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं उसमें अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, तो डिटरमिनेंट उतने ही टाइम्स हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमको उस स्केलर से बाहर डिवाइड करना पड़ता है। किसे समझिएगा बात को, जिस रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं उसमें अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट उतना ही टाइम्स हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमको उससे क्या करना होता है, बाहर डिवाइड करना होता है। लेकिन उसके अलावा किसी में मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी करते हैं स्केलर से तो डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क पड़ता नहीं। यही है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। ये ध्यान रखिएगा दिमाग में कि एक बार वैरी कर गया, एक बार वैरी नहीं किया, तो इसी दिमाग बैठा लीजिएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पर अगली चीज पढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 10, लिमिटेशन प्रॉपर्टी। वर्ड से आपको क्लियर होगा, लिमिटेशन मतलब हम लोगों को कुछ लिमिट दी गई है कि हम लोग यही चीजें, कुछ चीजें कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट में उठा के दो रो को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, दो रो को आपस में डिवाइड कर दिया, दो रो को कुछ भी कर दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को कुछ लिमिटेशन है कि हम ये चीज करके ही हम लोग ऑपरेशन करके चूज करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो मन कर रहा है वो करते जाइए, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं और आंसर निकाले जा रहे हैं, तो आंसर निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग को ऑपरेशन भी ऐसा ही चूज करना पड़ता है ताकि जिससे हम रिजल्ट के नजदीक पहुंच सके। अगर आप लोग के पास बुक हो, बुक में आपने देखिएगा डिटरमिनेंट जो प्रॉपर्टीज वाली बेस्ड वाली एक्सरसाइज है, उसके डिटरमिनेंट के बगल में हमेशा एक आपको आंसर लिख के देता है। रीजन यही है कि आपके पास उसके बगल में जो आंसर है उसको लेकर आना है। अब आप वो कैसे सोच कर ले आते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिमिटेशन प्रॉपर्टी में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लिमिटेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहला चीज बोला गया है, वी चूज ऑपरेशन इन सच वे दैट एट लीस्ट one straight line must be undisturbed। क्या मतलब, ऑपरेशन हम लोग ऐसा चूज करते हैं कि जितने डिटरमिनेंट अगर हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, हम लोग जनरली 3/3 के लिए बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशन है, तो इसमें कम से कम एक स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, अनडिस्टर्ब होना चाहिए। मतलब हम तीनों स्ट्रेट लाइन को एक साथ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा दिमाग में, ऐसा ऑपरेशन चूज करेंगे जिससे कि कम से कम एक स्ट्रेट लाइन, एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन लिखा गया, यानी कि एक से ज्यादा हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्ट्रेट लाइन वही होना चाहिए जो ओरिजिनली क्वेश्चन में था। ये चीज दिमाग बैठा लेगा, एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन मस्ट बी अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे लिमिटेशन जो निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे ऑपरेशन ऐसा कुछ चूज करना है, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस माइनस R2, या R2 रिप्लेस बाई R2 प्लस माइनस R3, R3 रिप्लेस बाई R3 प्लस माइनस R1, ठीक है, ऐसा कुछ ऑपरेशन चूज करना। अच्छा ध्यान रखिएगा, सेम ही काम कॉलम्स के लिए भी वही चीज प्रॉपर्टी चलती रहेगी। जो रोज के लिए प्रॉपर्टी है, सेम वही प्रॉपर्टीज आपके कॉलम्स के लिए भी दिमाग बैठा रहिएगा। अच्छा अब एक चीज आपके दिमाग में बैठेगा, ये उठेगा क्वेश्चन, चलो कि भाई R1 मैंने रिप्लेस किया तो R1 क्यों चेंज यहाँ पहले लिखा है,
तो जिसको भी इंटरचेंज करते हैं एलिमेंट में ऑपरेशन, उसी से हम लोग शुरू करते हैं। ये दिमाग बैठा रहिएगा। अगर मैं R2 चेंज कर रहा हूं तो R2 शुरू करूंगा, R3 चेंज कर रहा हूं तो R3 शुरू करूंगा, R1 चेंज कर रहा हूं तो R1 से शुरू करूंगा। ये चीज ध्यान रहे दिमाग में से गलती ना हो जाए आपसे। चलिए, अब अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है ये चीज, तो इस तरह का मैक्सिमम 2 इन स्टेप कर सकते हैं। इस तरह का मैक्सिमम कितना ऑपरेशन कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना ऑपरेशन कर सकते हैं? सिर्फ 2। ध्यान रखिए, कितना ऑपरेशन कर सकते हैं इस तरह के? 2 से ज्यादा जहां क्या होंगे, आपने तीनों को डिस्टर्ब कर दिया। देखिए, अगर तीनों डिस्टर्ब होगा तो ये होल्ड नहीं करेगा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है कि कम से कम एक स्टेट हमेशा क्या होना चाहिए? अनडिस्टर्ब होना चाहिए। तो इस तरह का मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2 एक बार में। एक बार में करने का मतलब, अगर ये करने के बाद आपका आंसर कुछ आ गया, फिर आप इस तरह का 2 करना चाहे कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अच्छा, ये दिमाग मत बैठा लीजिए पूरे क्वेश्चन में इस तरह का 2 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितने बार मन करे उतने बार करिए, लेकिन एक स्टेप में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा करेंगे तुरंत डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट कोई भी सॉल्व करेंगे, आंसर फटाक से आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर मैंने कोई ऑपरेशन ऐसा चूज किया, R1 + -R2 + -R3, सेम वाइज कॉलम में भी, तो इस तरह का मैक्सिमम 1 इन स्टेप कर सकते हैं। एक स्टेप में कितना कर सकते हैं? सिर्फ 1 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का मैक्सिमम सिर्फ 1 कर सकते हैं। दूसरा करेंगे तुरंत आंसर फिर से इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑप्शन आया कि ये चूज करना है इसमें और इसमें, क्या ऑप्शन होगा? तो या तो ये कर पाएंगे एक बार में, या तो ये कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के एक बार में ही कर दें। अगर ये दोनों मिला देंगे आप, फिर से तीनों रो क्या हो जाएंगे? आपस में डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जैसे ही तीनों डिस्टर्ब हुए, वैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये ध्यान रखें दिमाग में कि ऐसा ऑपरेशन चूज करते हैं कि कम से कम एक स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए? अनडिस्टर्ब होना चाहिए। इसीलिए ऑपरेशन में ये रिस्ट्रिक्शन आपको लगाए गए हैं। ठीक है, तो यही रिस्ट्रिक्शन है, इस पर लिमिटेशन प्रॉपर्टी है। इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा ताकि ऑपरेशन चूज करने में हमसे गलतियां ना हो जाए। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट था ये आपका। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा आपको मैंने तरीके से बता दिया है ताकि सारी प्रॉपर्टी आपको विद नेम क्लियर हो। बुक में नेम के साथ आपको नहीं प्रोवाइड की गई है। नेम के साथ आपको ज्यादा बेटर गाइडेंस मिलेगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा कि क्या प्रॉपर्टी है, क्यों इसका ऐसा नाम पड़ा, क्यों ये प्रॉपर्टी ऐसी हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसी साथ वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जिसको हमको याद रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखा जाएगा। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।